हेलो फ्रेंड, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम एक नए टर्म को देखेंगे जो कि एग्रीकल्चर से संबंधित है। क्योंकि एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन या यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो बीपीएससी हो, सभी में मेन से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो देख लेते हैं, ये नया टर्म है, पूरे वर्ल्ड में एक नया टर्म आया है, तो उसके बारे में देखते हैं। क्योंकि नए टर्म से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टर्म है आपका रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, जिसको हिंदी में कहते हैं पुनर्नियोजित कृषि। तो इसके बारे में देखेंगे एक क्वेश्चन, ताकि हमारा 100% तैयार हो जाए। तो एवरीडे हम एक क्वेश्चन अब देखेंगे मेंस टाइप का, जो क्वेश्चन होगा जो 100% आने की संभावना होगी उसकी। तो चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी मिडवेल हिस्ट्री का क्लास चल रहा है, उसको जरूर देखिएगा। चलिए पहले देखते हैं कि पुनर्नियोजित कृषि क्या कहते हैं, किसको कहते हैं। रीजनरेटिव, रीजनरेट करना है हमको क्या, मृदा को, जो हमारी खराब मृदा हो गई है, जिसकी उर्वर क्षमता बहुत ही निम्न क्वालिटी की हो गई है, उसको रीजनरेट करना है। तो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा देखते हैं। 100% क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में मेंस में जरूर आएगा। तो पुनर्नियोजित कृषि एक ऐसा रसायन शास्त्र जिसका उद्देश्य, तो इसका मूल उद्देश्य क्या है, औद्योगिक कृषि के कारण होने वाले जो प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो गई है, जो औद्योगिक कृषि हम कर रहे हैं, रासायनिक खाद डाल रहे हैं, खाद पे खाद दिए जा रहे हैं, ताकि हमारी क्या हो, उपज क्षमता जो है वो बढ़े, अधिक उपज हो, अधिक पैसे की प्राप्ति हो। लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारी जो मृदा है उसको कितना नुकसान हो रहा है, उसकी वजह से कितने हानि हो रहे हैं। तो उसी के बारे में है ये रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। तो पुनर्नियोजित कृषि का उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या है, तो आने वाले कई वर्षों के लिए स्वास्थ्य मिट्टी का निर्माण करना। तो इसका जो मेन फोकस है वो है आपके मिट्टी के स्वास्थ्य बनाने के लिए, तो मिट्टी को उर्वरक बनाने के लिए ये मेन फोकस किया गया है। तो पुनर्नियोजन कृषि का उद्देश्य आने वाले कई वर्षों के लिए स्वास्थ्य मिट्टी का निर्माण करना, जैव विविधता में वृद्धि करना। स्वाभाविक है, यदि मृदा स्वास्थ्य होगा, मृदा में अच्छे पोषक तत्व होंगे, तो जैव विविधता में स्वाभाविक है वृद्धि होगा। साथ ही साथ यदि जैव विविधता में वृद्धि होगा, आप लोगों को कनेक्ट करना है, रटना नहीं किसी चीज़ को। यदि जैव विविधता में वृद्धि होगा तो पर्यावरण प्रदूषण में कमी होगा, ग्रीन हाउस गैस में कमी होगा, तो ग्रीन हाउस गैस में कमी होगा, पर्यावरण संतुलन की स्थिति में होगा। तो यही सब कनेक्टिंग वर्ड होते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बहाल होगा, जलवायु परिवर्तन कम होगा, जलवायु परिवर्तन में कमी आएगी। तो ये मेन उद्देश्य हैं इसके रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के। आगे देखते हैं, तो इससे और क्या हो सकता है। तो इससे मृदा के स्वास्थ्य को केंद्रीय महत्व दिया गया है। तो इसमें जो ये मेन पॉइंट है कि रीजनरेटिव कृषि में क्या किया जाएगा, तो केंद्रीय महत्व दिया गया किसको, मृदा को, मृदा यानी कि मिट्टी के स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा इसमें, ना कि अधिक उपज पे। और इसमें ग्रीन हाउस गैस को कम करने में मदद करेगा ये, साथ साथ लोगों के भोजन और पोषण की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेगा आसानी से। आगे देखते हैं, तो मिट्टी की जल अवशोषण जो क्षमता होती है, तो जल अवशोषण क्षमता सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल में होता है। तो मिट्टी की जल अवशोषण क्षमता सुधारेगी ये। साथ में साथ मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले जो प्रमुख कवक होते हैं, ज़्यादातर लोग जानते हैं जितने भी फंगी होते हैं, जितने भी कवक होते हैं, वो मृदा को क्या करते हैं, खराबी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कवक होते हैं जो मृदा के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। तो उन जो कवक समुदाय हैं उनको क्या करेगा, अनडिस्टर्ब करेगा, यानी कि आबादित छोड़ देगा, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। साथ में इस पद्धति में, इस प्रणाली में क्या होगा, फसल चक्रण के माध्यम से। तो फसल चक्रण, क्रॉप रोटेशन बहुत ही ज़रूरी है। एक ही बार बार एक ही फसल, जैसे आप गेहूं का बुआई कर रहे हैं, गेहूं का उपज ले रहे हैं, तो बार बार गेहूं, इससे क्या होता है, मृदा जो होती है वो बहुत वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, उसके पोषक तत्व नष्ट होने लगते हैं। तो आपको हर एक साल में करीबन 2 से 3 फसलें जो कि अलग अलग वैरायटी की लेने चाहिए। कभी आपने गेहूं का उपज लिया, फिर आपके बाद चना, मटर, दलहनी, तिलहनी, तो कोई भी चीज़ें आपको बस रोटेशन में होना चाहिए। तो इस प्रणाली में फसल चक्रण के माध्यम से फसल उत्पाद को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो इसका भी एक उद्देश्य है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का, ध्यान में रखिएगा। साथ में रासायनिक उर्वरक के स्थान पर खाद का, गोबर खाद का, जैविक खाद का, इनका यूज किया जाएगा, ताकि इससे क्या होगा, जब हम लोग कीटनाशक का उपयोग करते हैं, रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं, तो वो इनडायरेक्टली क्या करता है, डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्टली मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। इससे मानव के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा, मानव का स्वास्थ्य सुधरेगा,
इकोनॉमी पर भी इस पर इफेक्ट डालेगा। अब देखते हैं 5 प्रिंसिपल ऑफ रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का क्या होता है। तो इसके 5 प्रिंसिपल होते हैं, तो आपको लिखना है, अच्छे से लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। तो देखते हैं 5 प्रिंसिपल में पहला प्रिंसिपल क्या है। तो रिड्यूसिंग सॉइल डिस्टर्बेंस। तो सॉइल को जो डिस्टर्ब करते रहते हैं हम लोग, ट्रैक्टर से पूरा का पूरा जोत डालते हैं, तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि मिनिमम टिलेज होना चाहिए। तो या तो टिलेज ही ना हो, तो फार्मिंग विदाउट एनी टिलेज, यानी विदाउट एनी टिलेज की होना चाहिए, या मिनिमम टिलेज होना चाहिए उसकी परतों पे। तो ये नंबर 1 पॉइंट है, आपका प्रिंसिपल है। सेकंड प्रिंसिपल है कवरिंग दी सॉइल। तो सॉइल को कवरिंग भी करना चाहिए ताकि उसमें मृदा में नमी उपस्थित रहे। तो आप पुआल से या किसी चीज़ से भी लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं, तो कवरिंग दी सॉइल। थर्ड है आपका इंश्योरिंग लाइफ रूट्स ऑफ दी सॉइल। तो ठीक है, इंश्योर करना। मैक्सिमम क्रॉप डाइवर्सिटी। तो मैक्सिमम क्रॉप डाइवर्सिटी मतलब क्रॉप रोटेशन। तो मैक्सिमम क्रॉप डाइवर्सिटी होने चाहिए, एक ही तरह के फसलों को बार बार नहीं उगाना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट के तरीके अपनाने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट तरह के फसल को उगाना चाहिए, कभी धान, कभी गेहूँ, कभी मक्का, कभी तिलहन, कभी दलहन। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है क्या, इंटीग्रेटेड लाइफ स्टॉक। तो ये थे आपके 5 प्रिंसिपल किसके, रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर के। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लिखने के लिए आपको मात्र 150 शब्दों में या तो 200 शब्दों में आएगा, तो आसानी से आप लोग इसका समाधान क्या है, इसकी चुनौतियां क्या है भारत में, इसके लिए क्या क्या संभावनाएं हैं, आगे की राह क्या है इसके लिए, तो सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अब देखते हैं पुनर्नियोजन किसी की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता क्या है। तो विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार क्या होता है कि मृदा इस समय जो है वो क्या है, निम्न स्तर पे पहुंच चुकी है। तो मृदा निम्नीकरण पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। अब और नहीं मृदा को निम्नीकरण करना है, नहीं तो क्या होगा, जनसंख्या आप देख रहे हैं, अभी जनसंख्या का यूएन का रिपोर्ट आया, वर्तमान में 8 अरब जनसंख्या हो गया है, 8 अरब। और ये बताया गया है कि 2086 तक 10.6 अरब 10.6 अरब जनसंख्या पहुंच जाएगी। जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, इसमें भोजन की भी आवश्यकता होती है, तो उत्पादकता जितनी ज़्यादा होगी, उत्पादकता के साथ साथ उत्पादकता कब बढ़ेगी, जब मृदा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मृदा स्वास्थ्य खराब रहेगा तो उत्पादकता आप कितनी भी करें कम ही निकलेगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, आवश्यकता क्या है कि मृदा निम्नीकरण पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, मृदा निम्नीकरण पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी वजह से यदि हम ये फॉलो नहीं करेंगे तो करीबन 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर उत्पादकता की हानि होती है एवरी ईयर में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट क्या है कि संधारणीय रूप से भोजन की आवश्यकता की पूर्ति। तो भोजन की आवश्यकता की पूर्ति, वर्तमान में बढ़ती वैश्विक भोजन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्य उत्पादकता को क्या करना है, तो खाद्य उत्पादन को अधिकतम करने पर जोर देना है कि हमारा जो खाद्य उत्पादन हो अधिकतम हो, साथ साथ क्वालिटी हो, उसमें गुणवत्तापूर्ण हो, ना कि ऐसे में हो कि आप लोगों ने क्या किया है, उसमें रासायनिक उर्वरक का, कीटनाशक का ज़्यादा यूज किया है, जितना मनुष्य खा नहीं रहा उससे ज़्यादा परेशान है, अलग से जेब से खर्च करके मेडिकल टेस्ट करा रहा है, मेडिकल में जा रहा है, तो उल्टा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो उसकी गुणवत्ता क्या होनी चाहिए, और अच्छी भी होनी चाहिए। साथ में प्राकृतिक कार्बन सिंक का सुदृढ़ीकरण हो। तो क्या है प्राकृतिक कार्बन सिंक, तो मिट्टी और जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन सिंक के एक मेन सोर्स माने जाते हैं कार्बन सिंक करने के। वर्तमान प्रचलित में क्या हुआ है, वर्तमान प्रचलित में कृषि पद्धति में मिट्टी की प्राकृतिक रूप से जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में निर्मित करने की जो जिम्मेदारी होती है वो सबसे ज़्यादा है। ग्रीन हाउस गैस में उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान करता है क्या, ये आपकी कृषि, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, तो ध्यान में रखिएगा। इसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि 2030 तक यदि हम रीजनरेटिव एग्रीकल्चर करते हैं, करीबन 20% किसान, 100% में से यदि 20% ही किसान करते हैं, 20 से 30% किसान यदि करते हैं रीजनरेटिव कृषि, तो 2030 तक करीबन 6% ग्रीन हाउस गैस में कमी लाया जा सकता है। साथ में साथ एक और पॉइंट है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का कि जैव विविधता को बढ़ाया जा सकता है। जैव विविधता बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ग्रीन हाउस गैस, पर्यावरण प्रदूषण ऑटोमेटिक डाउन होंगे। तो ये चीज़ें आपको आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता क्या है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का, इसके लिए है। अब देखते हैं चुनौतियाँ क्या क्या हैं इसके लिए भारत में या अन्य देशों में, इसके लिए चुनौतियाँ क्या क्या हैं।
तो सबसे पहली जो चुनौती है वो मृदा स्वास्थ्य पर इसमें अधिक बल दिया गया है, ना कि उपज पर। तो मृदा की गुणवत्ता सुधारने में इसमें अधिक बल दिया है बजाय कि इसके उपज पर। हालांकि ये निश्चित है कि इससे भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति किया जा सकता है, तो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति किया जा सकता है, बट उसके लालच को नहीं। ये तो गांधी जी ने भी कहा है कि मनुष्य का लालच तो बहुत ज़्यादा है, आवश्यकताओं से कहीं ज़्यादा हो जाता है, तो वह आवश्यकताएं तो पूर्ति कर सकता है लेकिन मनुष्य के लालच को नहीं। तो मृदा स्वास्थ्य पर इसमें अधिक बल दिया गया है, ना कि इसके उपज पर। भारतीय कृषकों की ऋणग्रस्तता। भारतीय कृषक जितने हैं छोटे छोटे कृषक होते हैं, छोटे छोटे खेत होते हैं उनके, 1 से 2 बीघा, 1 एकड़, 2 एकड़, 1.5 एकड़, कुछ भी रहता है, तो वे छोटे किसान हैं। ऊपर से इनको अच्छे उर्वरक चाहिए, अच्छे किस्म के बीज चाहिए, सब कुछ, ताकि इनकी उत्पादकता बढ़े। इससे क्या होते हैं, भारतीय कृषक जो होते हैं वो ऋणग्रस्त होते हैं, तो पहले से ही ऋणग्रस्त हैं, ऊपर से एक नई पद्धति आई तो उसके लिए भी एक प्रॉब्लम है। तो इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए अभी देखेंगे। नेक्स्ट है शिक्षा और जागरूकता की कमी। लोगों को बताना पड़ेगा इसके बारे में, सभी को शिक्षित करना पड़ेगा कि ग्रामीण के जो किसान होते हैं वो ज़्यादातर पुराने ज़माने के जो किसान हैं अभी तक वो कम पढ़े लिखे रहते हैं, तो उनको समझाने में थोड़ा सा मेहनत करना की ज़रूरत होती है, तो उनको जागरूक करने की ज़रूरत होती है। तो कुछ पढ़े लिखे लोग जो शिक्षित हैं उनको यदि समझाएंगे तो इस कृषि की ओर वो उन्मुख होंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। साथ में व्यवहारिक चुनौतियां भी देखने को मिल सकती हैं, तो उसमें भी आपको लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं इसके सावधान क्या है, इसके समाधान क्या है, उसके बारे में देखेंगे। तो इसके समाधान मेन है जो है वो है आपका सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को आना पड़ेगा। तो सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी इसमें क्या करें, अपना निवेश करें ताकि इस पर काम किया जा सके। सरकार को सब्सिडी देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सरकार सब्सिडी देगी तो भी किसान इसमें रुचि दिखाएंगे, वरना किसान किसी नए चीज़ पर अपनी तरफ से पैसे लगाकर अपना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, सरकार को सब्सिडी भी देना पड़ेगा। कृषकों को जागरूक करना पड़ेगा, प्रसार करना पड़ेगा, अलग अलग जिलों में, अलग अलग परगना में, समुदाय में, अलग अलग गाँव में जाकर व्यवस्थित रूप से क्या करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। तो इसके लिए पैसे की ज़रूरत होगी, एम्प्लॉय की ज़रूरत होगी, तो ये चीज़ें भी ज़रूरत हैं। आर्थिक समर्थन की ज़रूरत होगी कृषकों को, तो ये चीज़ें इसके समाधान के लिए हैं। तो ये था आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो पुनर्नियोजन कृषि जिसे कहता है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कल भी एक आपका मेंस टॉपिक होगा, तो उसके लिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।